हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास फिजिक्स। इसके अंदर अपन लोग फिजिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे फिजिकल वर्ल्ड, जिसके अंदर हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, कि फिजिक्स वास्तव में रियल में है क्या। इसके बाद जो है अपने फिजिक्स के फंडामेंटल नियम पढ़े थे, जिन पर आधारित अपने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम और छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म आपने पढ़ा था इसमें, ठीक है। इसके बाद आपने फिजिक्स के स्कोप पढ़े थे। इसका मतलब फिजिक्स के स्कोप का मतलब क्या हुआ कि आपको एक ओवरव्यू दिया गया था 11वीं और 12वीं के सिलेबस का, कि आप 11वीं और 12वीं में फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले, ठीक है। ये चीज़ आपको फिजिक्स के स्कोप या कार्य क्षेत्र में आपको बताई गई थी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर आता है वो आता है अपना भौतिकी, प्रौद्योगिकी एंड समाज, इनमें रिलेशन, यानी कि फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इनके बीच का रिलेशन देखना आप, ठीक है। देखो फिजिक्स और टेक्नोलॉजी, इसमें रिलेशन देखते हैं अपने। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में क्या रिलेशन है, देखो क्या होता है, कई बार तो टेक्नोलॉजी जो होती है वो फिजिक्स का बर्थ करती है। कई बार टेक्नोलॉजी जो होती है उससे नई फिजिक्स की ब्रांच का निर्माण होता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, फिजिक्स के द्वारा नई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अल्टरचेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। कई बार तो क्या होता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है और उससे आपको नई फिजिक्स की ब्रांच मिलती है, ठीक है। और कई बार क्या होता है या अधिकतर क्या होता है, फिजिक्स से आपको नई टेक्नोलॉजी मिलती है, ठीक है। इसको कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं आपने। देखो शुरू में क्या होते थे, अपने पास स्टीम इंजन होते थे, स्टीम इंजन होते थे शुरू में आपके पास स्टीम इंजन या भाप वाले इंजन होते थे, ठीक है। अब इनकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए, इनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये आपके पास एक टेक्नोलॉजी थी कि आपने स्टीम इंजन तैयार किया। तो स्टीम इंजन आपके पास होते थे, इनकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है, फिजिक्स के अंदर एक नई ब्रांच आई जिसको अपने कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी जिसको बोलते हैं आप, ऊष्मा गतिकी, ठीक है। तो यहां से एक न्यू फिजिक्स आपके पास आ गई और ये टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। कि इनिशियली आपके पास स्टीम इंजन थे, ठीक है, वो इतने दक्ष नहीं थे, उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए, ठीक है, फिजिक्स की नई ब्रांच आई थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इसमें नई नई डिस्कवरीज हुई, ठीक है, जिससे इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया। इसके बाद जैसे यहाँ तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी से एक नई फिजिक्स मिल गई आप, या नई फिजिक्स की ब्रांच मिल गई, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जैसे आप फिजिक्स के आपके पास टेक्नोलॉजी आएगी, वो देखो कैसे, मान लो आपके पास जैसे फिजिक्स के अंदर आपने सिलिकॉन चिप बनाई, ठीक है, फिजिक्स में आपने सिलिकॉन चिप बनाई, ठीक है। आगे आपके लेसन आएगा +2 में, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, वहाँ अपने इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आप डायोड बनाते हो, ठीक है, एलईडी होती है आपके पास, ये सारी चीज़, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर आपने सिलिकॉन चिप बनाई और यहाँ से टेक्नोलॉजी में क्या आया, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हुई है। जैसे आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सारी की सारी चीज़ें यहीं से संभव हो पाई, ठीक है। यानी कि सिलिकॉन चिप से बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया टेक्नोलॉजी में, ठीक है। आज की अधिकतर टेक्नोलॉजी यही चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। आप जितनी भी सुविधाएं
प्रदान हो रही है आपको, ठीक है, कम्युनिकेशन की, वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के सारे इंस्ट्रूमेंट इसी ब्रांच से मिले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास फिजिक्स थी और आपके पास नई नई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। और देखो जैसे आपने फिजिक्स के अंदर क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर्च की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर्च की, इससे बिना तार का कम्युनिकेशन संभव हो पाया। जैसे मोबाइल पे आप बात करते हो, पहले वायरिंग होती थी, अब बिना तार के अपने बात कर रहे हैं, वो किसके कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण, ठीक है। अब ये कंप्यूटर वगैरह सारे आ तो गए अपने पास, लेकिन इसका अपने यूज़ बिना तार के यूज़ कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके पास ये फिजिक्स थी और आपने एक नई ब्रांच ला दी, और सॉरी यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी आपके पास आ गई, बिना तार की बातचीत जहाँ से आप करते हो, ठीक है। तो ये रिलेशन है टेक्नोलॉजी और फिजिक्स का, ठीक है। कई बार टेक्नोलॉजी से आपके पास फिजिक्स बन जाती है और फिजिक्स से आपके पास नई टेक्नोलॉजी आती है। मोस्टली फिजिक्स से आपके पास नई टेक्नोलॉजी आपके पास मिलती है, ठीक है। और इसके बाद बात करें अपने समाज के साथ इसका रिलेशन क्या है, तो बहुत बड़ा रिलेशन है इसका, ठीक है। समाज के साथ फिजिक्स का बहुत बड़ा रिलेशन है। आप सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक सारी की सारी चीज़, जितने भी चीज़ें यूज़ करते हो, मोस्टली वो फिजिक्स की दी हुई है, ठीक है ना। तो समाज का जो ग्रोथ है, समाज की जो ग्रोथ है उसका कारण क्या है, फिजिक्स है। समाज की जो ग्रोथ है उसका कारण क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। इसके बाद देखो फिजिक्स का जो अपने पास नए नए नियम, नई नई ब्रांचेज जो आई हैं, ठीक है, और नई नई टेक्नोलॉजी जो आई हैं, इसके अपने को प्रॉफिट्स भी हैं और कई लॉस भी हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट भी हैं और कई लॉस भी हैं, और वो चीज़ अपने पे डिपेंड करती है कि अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करते हैं या अपने लॉस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपने जब बना दिया एटॉम बम, ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है बहुत ही मात्रा में अपने पास, इसके अंदर मान लो आपने एटॉम बम बना दिया, आप इसको एटॉम बम बनाने में यूज़ करते हो या फिर इसको आप और इस एनर्जी का और किसी पर्पज़ में प्रयोग करते हो, जैसे बिजली बनाने में आप प्रयोग करते हो या किसी और में प्रयोग करते हो, ठीक है। अगर आप बम बनाओगे तो उससे क्या होगा, समाज का कल्याण होगा, ठीक है। लेकिन सुरक्षा के लिए तो अपने को आवश्यकता है इसकी, ठीक है ना। अगर मान लो आप करप्शन, सॉरी ये आतंकवाद जो है, ठीक है, वो अगर इनका यूज़ करता है तो समाज का क्या है, नुकसान है, ठीक है ना। और अगर अपने इसी एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा अपने और यूजेस के लिए उपयोग करें, ठीक है ना, जैसे अपनी विद्युत ऊर्जा है, इनको ऊर्जाओं को के लिए उपयोग में करें तो अपने समाज का क्या हो सकता है, कल्याण हो सकता है, ठीक है। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका कारण क्या है, फिजिक्स है। जितनी भी अपने यूज़ करते हैं, जैसे पंखा है, टीवी है, ठीक है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें आप लोग यूज़ करते हो, उसके पीछे का कारण क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। तो ये रिलेशन है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी, ठीक है। देखो ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि एग्जाम में मोस्टली आते नहीं हैं, लेकिन एक फर्स्ट जो चैप्टर आपका है फिजिकल वर्ल्ड, ये सिर्फ फिजिक्स में इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया, ठीक है ना। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक अपना बचता है वो है फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, इन नेचर। प्रकृति में मूलभूत जो बल पाए जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के फोर्स हैं। कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के फोर्स हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण जिसको आप बोलते हो। नंबर 2
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, विद्युत चुंबकता बल, या स्थिर विद्युत बल जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट आपके पास आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है अपने पास वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि दुर्बल नाभिकीय बल। कि 4 प्रकार के नेचर में फोर्स माने गए। ठीक है, देखो फोर्स बहुत प्रकार से होते हैं, जैसे घर्षण बल है, ठीक है, और अब बहुत से फोर्स आप लोग पढ़ोगे, लेकिन वो उन जितने फोर्स पढ़ोगे उनमें से इनमें से किसी एक से रिलेट होगा। ठीक है ना, मूल रूप से जो प्रकृति में बल हैं वो 4 प्रकार के ही हैं। ठीक है, तो मूल रूप से ये 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं प्रकृति में। इसको थोड़ा थोड़ा अपने इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है, बाकी आप आगे लेसन्स के अंदर इनको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स आता है। ये क्या होता है, ये ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 मासेस के बीच में लगता है, किन्हीं भी 2 द्रव्यमानों के बीच में। जैसे ये M1 है, ये M2 है, और हमेशा आकर्षण की प्रवृत्ति रखता है। किसकी प्रवृत्ति रखता है? आकर्षण की प्रवृत्ति रखता है। तो ये आपके पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो ब्रह्मांड में किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच में लगता है। और ये क्या है, एक प्रकार का वीक फोर्स है। क्या है? वीक या दुर्बल बल है। ठीक है, और इसकी जो रेंज है, ये प्रबलता लिख दो, इसकी जो रेंज है, यहाँ रेंज लो, रेंज इसकी क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत तक ये वर्क करता है। जैसे आप सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, बहुत ज़्यादा है, तो इसकी रेंज या जो प्रसार है वो क्या है, परास है, वो बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, किसकी? ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, इसके बाद अपने बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये स्थिर विद्युत बल, ये चार्जेस के बीच में लगते हैं, आवेशों के बीच में लगते हैं। ठीक, देखो ये जनरली इंट्रोडक्शन है, आगे चैप्टर्स के अंदर आप इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो नेचर के अंदर जो 4 फोर्स है उनकी आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, तो स्थिर विद्युत बल जो है ये किसके बीच लगता है? चार्जेस, यानी कि आवेशों के बीच में लगते हैं। ठीक है, ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण होगा। और अगर अपोजिट प्रकृति के हैं चार्ज, इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। तो यहाँ जो आपके पास जो फोर्स आया, स्थिर विद्युत बल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, वो क्या है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का है। ठीक है ना। इसके बाद यदि अपने देखें, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, एक क्या है, प्रबल बल है ये। ठीक है, और रेंज की अगर अपने बात करें, इसकी रेंज भी क्या रहती है, इनफाइनाइट रहती है। ठीक है, इसकी रेंज भी क्या होगी, इनफाइनाइट, अनंत तक वर्क करता है। ठीक है, लास्ट जैसे 3rd नंबर पर आता है अपने पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये जो फोर्स है, न्यूक्लियर मतलब क्या होता है, नाभिक। देखो आपने परमाणु की संरचना पढ़ी होगी, परमाणु में क्या होता है, ये बीच में एक न्यूक्लियर होता है, नाभिक होता है, और इसके चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने। और इसके जो नाभिक होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और 10th क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि, या 9th क्लास में, कि जो इसका नाभिक है, इसका आकार लगभग 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है, नाभिक का। ठीक है, तो प्रबल न्यूक्लियर फोर्स नाम से स्पष्ट है, कहाँ लगेगा, नाभिक के अंदर जो पार्टिकल होंगे। तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं।
ठीक है। देखो जो न्यूट्रॉन होता है वो तो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है इस पर अब पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इनके बीच इनको जो बांधे रखता है फोर्स, जो फोर्स इनको बांधे रखता है वो क्या होता है, नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल होता है। देखो अपने अगर एग्जांपल लें, देखो इसके अंदर ओनली प्रोटॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। अगर मान लो दो प्रोटॉन है तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। अगर ये प्रतिकर्षित होगा तो नाभिक को तोड़ना चाहिए, इनको नाभिक को क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। जैसे ऊपर अपने पढ़ा कि समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है मान लो, तो प्रोटोनों के बीच क्या होना चाहिए, प्रतिकर्षण होना चाहिए। प्रतिकर्षण होगा तो इसको नाभिक को तोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं होता। एक फोर्स होता है जो इनको बांधे रखता है, जो इनको बांधे रखता है, ठीक है। जो प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, ठीक है। केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो फोर्स होता है जो इनको बांधे रखता है, नाभिकीय कणों को, उनको अपने क्या कहते हैं, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्ग सबसे प्रबल बल है, ठीक है। और इसकी रेंज की बात करें तो नाभिक के अंदर रहता है, नाभिक का आकार कितना होता है, 10 की पावर -15, तो इसकी रेंज भी क्या होगी, 10 की पावर -15 तक। इस रेंज में ये वर्क करेगा, ठीक है। नाभिक के बाहर ये वह काम नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट आता है अपने पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। ये क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी के अंदर वर्क काम में आता है। जैसे आपके पास न्यूट्रिनो है और एंटी न्यूट्रिनो है, इसके बीच जो बल लगता है वो कौन सा होता है, दुर्बल नाभिकीय बल होता है। क्या होता है, दुर्बल नाभिकीय बल होता है। ये कौन सा फोर्स है, वीक फोर्स है, ठीक है। और इसकी रेंज क्या रहती है, लगभग इतनी 10 की पावर -15 तक माउंट ये रेंज रहती है इसकी, ठीक, 15-16 तक ये, ठीक है। न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो आप कह सकते हो, ठीक है। इनको आप आगे पढ़ोगे, सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है एक प्रकार से, ठीक है ना। आगे इसको डिटेल से आप पढ़ लोगे, ठीक है। ग्रेविटेशन में फोर्स, ग्रेविटेशन में ये फोर्स पढ़ लोगे आप लोग, ठीक है। 12th में ये पढ़ लोगे, ये भी पढ़ लोगे आप, ठीक है। ये बहुत कम पढ़ोगे आप, ठीक है। तो प्रकृति के ये 4 मूल रूप से बल है जिनकी अपने स्टडी की है। अगर इनकी अपने प्रबलता की बात करें कि कितना, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे प्रबल बल होता है ये वाला, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो सबसे प्रबल बल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सबसे बड़ा होता है। इससे छोटा क्या होता है, इससे छोटा होता है ये वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम वीक कौन सा होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे छोटा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सबसे बड़ा यानी कि सबसे प्रबल बल स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे कम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्सेज, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसका कंपैरिजन देखना चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, ये मान लो 1 है, ये मान लो 1 है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 10 की पावर -2, यानी कि 1/100, 100, ठीक है। और वीक फोर्सेस की यदि आप बात करो, ये मान लो आप 10 की पावर -13 तक होता है, ठीक है, यानी कि 1/000 13 जीरो है, ठीक है। इसके बाद जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये लगभग 10 की पावर -39 तक होता है, सबसे वीक फोर्स है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये जो है प्रकृति के अंदर जो फोर्स है, जो बल है वो पाए जाते हैं, इनके बारे में अपने पढ़ा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। तो साथ में इनका क्या होगा, कंपैरिजन होगा,
इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है इस लेसन का, वो आता है नेचर ऑफ फिजिक्स। नेचर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की प्रकृति। देखो किसी की भी नेचर को यदि आपको देखना हो, मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी नेचर का आपको पता करना है, उसके व्यवहार का आपको पता करना है, तो आपको उसके साथ कुछ ना कुछ पल रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हो, किसी आदमी का अगर आपको नेचर देखना है, तब आप उसका नेचर देख पाओगे। ठीक है, कि वो गुस्से वाला है, हंसमुख है, कैसा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अगर फिजिक्स का नेचर देखना है तो फिजिक्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसी के बाद आप उसके नेचर को देख पाओगे, फिजिक्स किस प्रकृति की है। ठीक है ना, फिजिक्स किस प्रकृति की है, तो उसके लिए आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, किसी आदमी का अपने को नेचर देखना होता है तो उससे मिलना पड़ता है अपने को। ठीक है, फिर अपने देख पाते हैं कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, और फिजिक्स का यदि नेचर देखना है तो उसको फिजिक्स के साथ आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, तो +1 +2 में आप लोग बने रहोगे फिजिक्स के साथ, उसके बाद भी बने रहोगे। ठीक है, अगर फिजिक्स को अच्छे से जानना है। ठीक है, और नेचर की यदि अपने छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। फिजिक्स देखो, नेचर वो होता है जिससे आप किसी व्यक्ति को पहचान सकते हो। ठीक है ना, जिससे किसी व्यक्ति को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये वही है। ठीक है, गुस्से वाला है या हंसमुख है, कैसा है। ठीक है, तो फिजिक्स का नेचर क्या है कि जिससे आप पहचान सकते हो। फिजिक्स में जो बात की जाती है, वो सबसे ज़्यादा जो बात की जाती है वो एनर्जी की बात की जाती है। आप फिजिक्स की कोई भी ब्रांच ले लो, हर ब्रांच के अंदर आप लोग एनर्जी निकालोगे ही निकालोगे। ठीक है ना, एनर्जी निकालोगे ही निकालोगे। और जो ऊर्जा है वो क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में भी, ऊर्जा को आप न तो उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में चेंज जरूर कर सकते हो। ठीक है ना, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हो। जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा किस में चेंज हुई, विद्युत ऊर्जा किस में चेंज होगी, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होगी। ठीक है, विद्युत मोटर है उसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फिजिक्स में ज़्यादातर जो बात करते हो वो आप किसी करते हो, एनर्जीज की करते हो। हर ब्रांच में एनर्जी की बात करोगे। ठीक है ना, तो इसकी नेचर का आपको पता चल गया होगा। और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तभी इसको जान पाओगे यदि आप लोग इसके साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आगे अपने जितने भी अपने चैप्टर्स करेंगे उनमें जो एग्जाम्पल लेंगे वो अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए लेंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स को आप तभी अच्छे से समझ सकते हो जब आप लोग डेली लाइफ से जुड़ी हुई घटनाओं को साथ में लेके चलते हो। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के अंदर जो भी होता है उसको अपने एग्जाम्पल के रूप में लेकर के हर एक टॉपिक को, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है ना, तो ये लेसन अपना यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन अपने लेके आएंगे मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।